नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग इंग्लैंड के इतिहास के अंतर्गत क्रॉमवेल के शासन विधान के संबंध में बात करेंगे कि उसके शासन विधान की क्या उपलब्धियां थीं, उसने किन मान्यताओं को स्थापित किया और इंग्लैंड के इतिहास में उनकी क्या भूमिका रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉमवेल 1649 से 1658 तक इंग्लैंड के शासन विधान में महत्वपूर्ण स्थान था उसका। पहले वो रंप पार्लियामेंट के हेड के तौर पर और बाद में उसने अपने स्वयं का व्यक्तिगत शासन भी स्थापित किया। उसके शासन विधान की जो प्रमुख बातें हैं, यदि हम पाएंगे तो उसने सिद्धांततः व्यवहार में क्या हुआ उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सिद्धांततः उसने कुछ इंग्लैंड के शासन विधान के संबंध में महत्वपूर्ण इंटरवेंशन किया, महत्वपूर्ण दखलंदाजी दिया, महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की कोशिश की। जैसे शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब होता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन तीनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, इनकी अपनी स्वायत्ता रहेगी। तो सिद्धांततः क्रॉमवेल ने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की। जो दूसरा महत्वपूर्ण उसने प्रयास किया वो था कि इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर के एक संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित की जाए। और जो तीसरा उसने महत्वपूर्ण प्रयास किया वो था कि की मंत्रियों का उत्तरदायित्व संसद के प्रति होगा, न कि राजा के प्रति होगा। यानी संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन इन तीनों ही क्षेत्रों में हम देखते हैं कि एक सैन्य नेता के तौर पर हम जानते हैं कि वो चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध संघर्ष में इंग्लैंड की में जो संसद की सेना थी वो उसको सेना प्रमुख था और मुख्यतः वो एक सैनिक सैनिक व्यक्ति था। तो उसमें निरंकुशता का भी पुट उसके शासन व्यवस्था में आना स्वाभाविक था। और ये उसके व्यवहार में, भले ही सिद्धांततः उसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत या फिर पार्लियामेंट की सर्वोच्चता को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन व्यवहार में वह भी एक निरंकुश सत्ता की तरह शासन करता रहा। उसने रम पार्लियामेंट को भंग करके और पहली जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट में लाई, वहाँ भी उसने उसको जब विरोध हुआ तो उसको भंग कर दिया। फिर उसने दूसरी तीसरी पार्लियामेंट की बैठक बुलाई और इस तरह से हम पाते हैं कि पार्लियामेंट की सर्वोच्चता की यद्यपि बात करता रहा, लेकिन कहीं न कहीं जब भी मतभेद हुआ तो वो पार्लियामेंट को चाहा कि वो उसके आदेशों के अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार वो चले और इस कारण विरोध भी उसका रहा। अब ओवरऑल हम संक्षेप में एक व्याख्या करने की कोशिश करेंगे कि क्रॉमवेल के शासन व्यवस्था का क्या महत्वपूर्ण स्थान है इंग्लैंड के इतिहास में। तो पूर्वकालीन स्टुअर्ट राजा जेम्स और चार्ल्स प्रथम भी अपना निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना चाहते थे, ये हम जानते हैं, और इसी के चलते गृह युद्ध भी होता है और संसद की सेना का विजय होता है क्रॉमवेल के नेतृत्व में। क्रॉमवेल ने यद्यपि राजा की निरंकुशता का विरोध किया, लेकिन जब सत्ता में आता है तो स्वयं भी वही कार्य करता है और उसने अपनी पूर्ण निरंकुश राज्य को स्थापित किया। उसकी निरंकुशता और भी अधिक कठोर और विस्तृत थी। उसके शासन काल में देश, पूरा इंग्लैंड क्रॉमवेल के स्वेच्छाचारिता के नीचे दबकर करा रहा था, आप यह भी कह सकते हैं। और बहुत से लोगों की दृष्टि में वह चार्ल्स प्रथम का ही दूसरा रूप दिखाई पड़ता है। वह जूलियस सीजर जैसे ताकतवर राजा को का वह मॉडल के तौर पर उनको मानता था। और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि वह प्रधानतया एक सैनिक था और लोक नियंत्रित व्यवस्था तथा एक तंत्र व्यवस्था में समन्वय स्थापित करना चाहता था। लेकिन उसकी जो यह चेष्टा थी वह सैनिक तलवार की नोक पर कानून की नकली टोपी पहनाने की तरह प्रतीत होती है। पार्लियामेंट के सदस्यों को उसने कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी। जो सदस्य उसकी नीति का विरोध करते थे उन्हें वह बलपूर्वक रोक देता था। इस तरह से क्रॉमवेल के राज्यकाल में नागरिक स्वतंत्रता पर चार्ल्स प्रथम के समय से भी अधिक चोट की गई। प्रेस का मुंह बंधा हुआ था, सरकारी नीति की समालोचना कोई नहीं कर सकता था, न्याय का गला घोटा जाता था, उसके मनमाने टैक्स के विरोधियों को बिना समुचित न्याय के अनिश्चित समय के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इतना ही नहीं, उनके समर्थक न्यायाधीश और वकील भी पदच्युत कर जेल भेज दिए जाते थे। और चार्ल्स के ही जैसा उसने 2 वर्ष तक देश में फौजी शासन स्थापित किया। मेजर जनरल को विस्तृत पुलिस अधिकार दिया गया था और वे लोग स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामाजिक जीवन में बहुत हस्तक्षेप करते थे। और सर्वसाधारण के मनोविनोद के बहुत सारे साधन बंद कर दिए गए।
जिससे लोगों में तकलीफ का एक वातावरण भी तकलीफ भी अनुभव करने लगे थे। यहाँ तक कि क्रॉमवेल ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब उसे सैनिक का भी भय नहीं रखता था और राजा की पदवी भी वो स्वीकार कर लेता है। इस कारण से हम पाते हैं कि क्रॉमवेल ने अपना कैरियर या कह सकते हैं कि राज्य इंग्लैंड के शासनाध्यक्ष के तौर पर एक संसद के द्वारा समर्थित जनतंत्र के समर्थक के तौर पर स्टार्ट किया, लेकिन ग्रेजुअली क्रमशः व धीरे धीरे एक निरंकुशता की ओर बढ़ता गया और जनतंत्र के समर्थकों की दृष्टि में वह एक विरोध या घृणा का पात्र बन जाता है। और कैथोलिक और पादरी भी उससे असंतुष्ट होते चले गए हैं क्योंकि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। स्कॉट और आयरिश उसने पार्लियामेंट में स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिलाने की कोशिश की, वहां से उसने सदस्यों के तौर पर नॉमिनेट करने की कोशिश भी, लेकिन स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोगों के नज़र में वह एक अत्याचारिक शासक ही बना रहा, वो एक विदेशी के तौर पर ही रहा। वहाँ के लोगों की वह सहानुभूति और सहमति कभी भी प्राप्त नहीं कर सका, जो इंग्लैंड के एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व था। अतः ठीक ही कहा जा सकता है इस तरह से कि राजतंत्र और जनतंत्र दोनों के लिए क्रॉमवेल घातक साबित हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम पाएंगे कि क्रॉमवेल सिर्फ अत्याचार, दमन, निरंकुशता का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि उसने कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य किए। कई क्षेत्रों में उसके विचार प्रगतिशील थे और उस समाज में सुधारों की एक आधारशिला रखी गई। और जहाँ तक मनोविनोद के बहुत सारे जो साधन थे उसको उसने बंद कर दिया, क्योंकि वो मानता था कि वहाँ इंग्लैंड के लोगों के नैतिक पतन के लिए वह जिम्मेदार है। और उसने इंग्लैंड के लोगों के नैतिक चरित्र को ऊपर उठाने की कोशिश भी की गई। और जैसा कि व्यवहार में ही सही हमने कहा है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को उसने लागू करने की कोशिश की, तो यद्यपि वह उसको स्वयं लागू नहीं कर सका और एक निरंकुश शासन व्यवस्था की आधारशिला उसने रख दी, लेकिन कम से कम विचारों के क्षेत्र में उसने शक्ति के प्रकरण के सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की, जिसका इंग्लैंड के इतिहास में बाद के काल में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और वह एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत इंग्लैंड के वैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरी तरफ उसने पहली बार इंग्लैंड की एकता की आधारशिला रखी, यानी इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की आधारशिला क्रॉमवेल के शासन काल में रखी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रॉमवेल ने 1658 में जब उसकी मृत्यु होती है तो इंग्लैंड में एक निरंकुश शासन व्यवस्था पुनः स्थापित की जाती है, लेकिन क्रॉमवेल उसे सफलतापूर्वक संचालित करता रहा क्योंकि उसमें योग्यता थी। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है और रिचर्ड क्रॉमवेल आता है, उसमें वो योग्यता नहीं थी कि उस शासन व्यवस्था को संभाल सके, और इस कारण इंग्लैंड में शासन व्यवस्था फिर से पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था के बदले राजा के शासन व्यवस्था की ओर झुक जाता है। लोग मान के चलते हैं कि नहीं, हमारे लिए पार्लियामेंट के साथ साथ राजा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी होती है। और पुनः स्थापना, राजतंत्र की पुनः स्थापना होती है जब चार्ल्स द्वितीय को लोग निमंत्रण देकर के इंग्लैंड के शासन विधान में बुलाते हैं। तो इस तरह से क्रॉमवेल का जो शासन काल है वो इंग्लैंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।